नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो कि वैदिक सभ्यता है। और साथियों, ये जानेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, इसकी क्या विशेषताएं थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैदिक सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है साथियों, वो है वैदिक सभ्यता। और इसका समय क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय निर्धारित है। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला कौन सा है, पूर्व वैदिक काल। पहला वाला है पूर्व वैदिक काल, जिसे कि ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और दूसरा वाला कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। और इनका समय क्या है साथियों, तो जो पूर्व वैदिक काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ये पूर्व वैदिक काल है। वहीं उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो साथियों, जो वैदिक काल है इसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है पूर्व वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नामकरण के बारे में। तो साथियों, जो वैदिक काल का नामकरण है, तो वैदिक शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, तो वेद से होती है। और वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। साथियों, जो वैदिक काल का नाम वैदिक काल इसलिए पड़ता है क्योंकि जो वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो अधिकतर जानकारी हमें वेदों से मिलती है। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो वैदिक काल पड़ा। और वैदिक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वेद से हुई है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। अब हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता यह कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण अथवा नगरी। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरी यानी कि शहरी सभ्यता थी। जबकि ये जो वैदिक सभ्यता है ये साथियों कैसी सभ्यता है, एक ग्रामीण सभ्यता है। यहां से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मूलभूत जो अंतर था वो क्या था। तो यही था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी यानी नगरीय थी, और वैदिक सभ्यता हमारा कैसा है, ग्रामीण सभ्यता है। अब हम देखेंगे कि निर्माता कौन थे, यानी कि वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक काल है, तो इसके निर्माता कौन थे साथियों, तो आर्यों को माना जाता है। किसे माना जाता है, आर्यों को। आर्य यानी श्रेष्ठ। याद रखिएगा कि जो आर्य लोग आए थे तो आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का जनक के रूप में अथवा निर्माता के रूप में हम जानते हैं। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये परीक्षा में पूछता है। तो श्रेष्ठ यानी कि जो श्रेष्ठ वंश है या अपने आप को उच्च मानने वाले लोग थे, वे थे आर्य। और आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का। साथियों, आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो भाषा थी संस्कृत। और इसीलिए आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था कि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, हम एक सभ्य जो है समाज से संबंधित है, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं। अब इनके मूल निवास के बारे में बात करेंगे और यह काफी विवादित रहा है। साथियों, जो आर्यों का मूल निवास है इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है वे मध्य एशिया से आए थे, कुछ का मानना है ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, कुछ लोग मानते नहीं यहीं से थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से इतिहासकार क्या मानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य एशिया के बारे में। साथियों, जो मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है वो मैक्स मूलर ने माना है। नाम जरूर याद रखिएगा। तो एक इतिहासकार है मैक्स मूलर, इनका मानना है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो कहाँ पे है, मध्य एशिया में है। मध्य एशिया से ही आर्य लोग भारत आए थे। और यही जो मत है साथियों ये सर्वमान्य है। याद रखिएगा, जितनी भी मान्यताएं प्रचलित हैं उनमें सर्वमान्य कोई है तो वो ये है कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। किसने माना है, यानी कि कौन से इतिहासकार ऐसा मानते हैं, मैक्स मूलर मानते हैं। आप
याद भी रख सकते हैं, दोनों का अक्षर एक ही है, मैक्स मूलर म से, और म से हो गया मध्य एशिया, और सर्वमान्य भी यही है। दूसरा है, बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि आर्कटिक प्रदेश जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आर्कटिक प्रदेश यानी क्या, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि आर्य का मूल निवास स्थान था आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। इनका मानना था कि जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वहीं से आर्य लोग आए थे। अब है तिब्बत का क्षेत्र, तो किसने माना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान है तिब्बत क्षेत्र, यहीं से ये भारत में आए थे। तो साथियों, आपको ये सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है मध्य एशिया का मत। इसे सिर्फ आप याद रखिएगा कि मध्य एशिया जो माना गया है वो किसके द्वारा, मैक्स मूलर ने माना है। यही जो है सर्वमान्य भी है। अब हम बात करेंगे कि आर्य जो है वे भारत में जब आए थे साथियों, तो सबसे पहले भारत में बसे कहाँ थे। तो याद रखिएगा, आर्य जो भारत में जब आते हैं तो वे उत्तरी क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते हैं। तो अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि आर्य जो है किस क्षेत्र से भारत में आए थे। तो सबसे पहले ये जानिएगा, जब आर्य भारत में आते हैं तो वे कहाँ पे बसते हैं, तो वे सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। कौन सा क्षेत्र है, सप्त सिंधु क्षेत्र। इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है साथियों कि 7 नदियों की भूमि। तो यहाँ पर 7 नदियां थी, तो इन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में ही आर्य लोग सबसे पहले निवास किए थे। अब बात यह आती है कि ये 7 नदियां कौन कौन सी थी। साथियों, ये जो 7 नदियां हैं, इनमें पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी है विपाशा यानी कि व्यास नदी है, तीसरी नदी है वितस्ता जिसे कि वर्तमान समय में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। वहीं चौथी नदी कौन सी है, परशुड़ी यानी कि रावी नदी है। पांचवी है अस्कनी यानी चिनाब नदी। छठवें नंबर पर है सुतुद्री जिसे कि सतलज के नाम से जानते हैं, और 7वें नंबर पर है सरस्वती नदी। तो इसमें से कुछ नदियों का तत्कालिक नाम है जो कि वर्तमान समय में बदल गया है। तो आप जानते रहिएगा, जो सप्त सैंधव प्रदेश है यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश, जो 7 नदियां थी उनमें है सिंधु, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियां थी। अब साथियों, आर्य जो है ये भारत में प्रवेश कैसे किए थे, तो यानी कि किस दर्रे से भारत में आए थे, ये प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो याद रखिएगा, एक दर्रा है उसका नाम है खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा है। इसी दर्रे के माध्यम से आर्य जो है वे भारत में प्रवेश किए थे। तो साथियों, आर्य जो है वे भारत में किस दर्रे के माध्यम से आए थे, तो खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किए थे। अब आइए हम मैप में देखते हैं कि खैबर दर्रा है कहाँ पे। साथियों, तो ये है भारत का मैप, और जो खैबर दर्रा है वो भारत और वर्तमान समय में पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का एरिया है। वहीं इसके जस्ट बगल में अफगानिस्तान है। और साथियों, यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा रेखा यानी बॉर्डर पर ही यहाँ पर देखिए, ये है आपका खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा कहाँ है, ये खैबर दर्रा है जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित है। और किंतु जिस समय आर्य आए थे उस समय ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बटे तो थे नहीं, तो ये सब बृहद भारत के ही हिस्से थे, यानी भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। तो साथियों, यही इसी दर्रे के माध्यम से, यही उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से जो आर्य है वे भारत में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर बसना शुरू करते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहली बार बसते हैं। ये जो 7 नदियां बताई हैं हमने, इन्हीं के आसपास बसते हैं और धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में फैलने लगे। और जब इनका विस्तार पूरे भारत पर हुआ तो उस समय भारत का नाम क्या पड़ा, याद रखिएगा, आर्यावर्त ये नाम दिया गया। यहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों, याद रखिएगा कि आर्य जो है भारत में किस दर्रे से प्रवेश किए, तो आप क्या बताएंगे, खैबर दर्रा। और धीरे धीरे सबसे पहले वे सप्त सिंधु प्रदेश में बसते हैं और बाद में चल के पूरे भारत पर इनका अधिकार हो जाता है, यानी कि विस्तार करते हैं। और जब पूरे भारत पे आर्यों का विस्तार हो जाता है तो इसे ही आर्यावर्त का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, आर्यावर्त।
और परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का और कौन कौन सा नाम है, तो एक पुराना नाम आर्यावर्त भी है, तो जानते रहिएगा आर्यों के नाम से ही इसका नाम पड़ा है। साथियों, जो खैबर दर्रा है हमने आपको बता दिया कि ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये मैप है और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर ये रहा खैबर दर्रा। ये थी वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो कोई भी सभ्यता हो उसके बारे में कुछ न कुछ स्रोत होता है, यानी कि साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम उस सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। तो अगर बात की जाए कि वैदिक काल के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो इसके दो प्रमुख साक्ष्य हैं। एक है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो साथियों, पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो पुरातात्विक यानी कि ऐसे स्रोत जो कि खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में हम कह सकते हैं खुदाई से मिले हुए अवशेष, कोई अभिलेख है, कोई शिलालेख हुआ, मुद्रा हुआ, तो ऐसी वस्तुएं जो कि प्राचीन काल में जमीन के नीचे दबी हुई होती है, खुदाई के माध्यम से इनसे जो जानकारी हमें मिलती है, तो यही जो है पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो कौन सा पुरातात्विक स्रोत है जिससे हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है बोगाज कोई अभिलेख। याद रखिएगा, एक अभिलेख है जो कि मध्य एशिया का अभिलेख है साथियों। नाम क्या है? बोगाज कोई अभिलेख। साथियों, बोगाज कोई अभिलेख में 4 वैदिक कालीन देवताओं के उल्लेख मिलता है, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख हमें बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। तो कहीं कहीं आपको नास्त्य के स्थान पर नासत्य भी देखने को मिल जाएगा। तो नासत्य यानी कि अश्विन कुमार, ये वैदिक कालीन देवता है। तो इन 4 देवताओं का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि बोगाज कोई अभिलेख से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है। साथियों, साहित्यिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो साहित्यिक स्रोत यानी कि ऐसे साहित्य जिनसे हमें इस काल के बारे में जानकारी मिले। जैसे कि साहित्य में कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ किताबें होती हैं जिनसे कि इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ की अगर बात करें तो सर्वाधिक जानकारी हमें अगर कहीं से मिलती है तो वेदों से मिलती है। तो हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और भी अन्य ग्रंथ हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो है वेद। तो चलिए वेदों के बारे में हम जानते हैं। तो वेद की उत्पत्ति हुई है विद धातु से, जिसका अर्थ है ज्ञान। साथियों, वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वो है विद धातु, जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान। आप सिर्फ इतना जानते रहिएगा कि वेद का अर्थ क्या होता है, परीक्षा में पूछता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। याद रखिएगा, वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया था? तो वेदव्यास ने। पूरा नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अब कुछ जो विद्वान है साथियों, वे वेद को अपौरुषेय भी मानते हैं। तो अपौरुषेय यानी क्या है कि वेदों की रचना किसी पुरुष के माध्यम से नहीं की गई। इनका मानना था कोई पुरुष या कोई भी जो मानव के द्वारा वेदों की रचना नहीं हुई, ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा भी मानते हैं। वहीं वेदों का अन्य नाम जो है संहिता और श्रुति भी देखने को मिलती है। याद रखिएगा, वेदों का कुछ अन्य नाम है जिनमें क्या क्या है? संहिता और श्रुति है। अब हम बात करेंगे संख्या के बारे में कि वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या है 4। पहला है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो साथियों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, जिनमें कि सबसे प्राचीन वेद अगर कोई है तो वो है ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद, और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। अब वेद त्रयी के बारे में हम बात करेंगे। तो वेद त्रयी से आप क्या समझते हैं? तो साथियों, त्रयी जो शब्द है, त्रयी यानी क्या होता है? 3।
तो 3 वेदों का संग्रह ही वेदत्रयी है। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। साथियों, प्रारंभ में 3 ही वेद थे, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे। तो इन्हें ही वेदत्रयी कहा गया है। और अथर्ववेद बाद में वेदों में शामिल किया जाता है और अथर्ववेद को मिलाकर कुल संख्या हो जाती है 4। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। साथियों, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है और संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास इसके संकलन करता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो याद रखिएगा 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। वहीं अगर मंत्र की बात की जाए तो मंत्रों की संख्या है 10,580 और ये लगभग में है। तो साथियों, लगभग में क्यों है? क्योंकि आपको अलग अलग किताबों में ये जो संख्या है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो वैसे यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता नहीं है। तो आप लोगों को जो याद रखना है वो है मंडल और सूक्त के बारे में। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप क्या बताएंगे? 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। साथियों, मंडल है 10 और जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया है। यह परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो जो 10 मंडल है उसमें पहला वाला और 10वां वाला जो मंडल है वो सबसे नया है, या हम ये कह सकते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया है। अब हम देखेंगे कि तृतीय मंडल के बारे में, जो यहाँ से कुछ प्रश्न है साथियों जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख यानी कि सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वेदों में मिलता है। वेदों में कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कौन सा मंडल है? तो तृतीय मंडल है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लिखित है? तृतीय मंडल यानी तीसरे मंडल में। और किसको समर्पित है? ये जो मंत्र है वो किस देवता के लिए है? तो सविता देवता के लिए। सविता यानी कि सूर्य को कहते हैं। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र यह तीसरे मंडल में मिलता है, सविता को समर्पित है और रचनाकार है विश्वामित्र। अब हम देखेंगे 7वें मंडल के बारे में। साथियों, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है, वो है 10 राज्य युद्ध, जिसमें कि एक राजा थे सुदास और अन्य 10 राजा थे। इनके बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो सुदास जो राजा थे ये जीते थे। और युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुषड़ी नदी के किनारे। याद रखिएगा, जिसे कि वर्तमान में रावी के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? आप क्या बताएंगे? 7वें मंडल में मिलता है। और किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुषड़ी यानी कि वर्तमान में रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। अब है 9वां मंडल। तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम यानी कि वनस्पति के देवता। साथियों, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो याद रखिएगा 9वें मंडल में मिलता है। अब लास्ट है, यह भी महत्वपूर्ण है, 10वां मंडल। इसमें हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, जो वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। और किस सूक्त में है? तो सूक्त के बारे में जानते रहेगा, पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। और एक विशेष बात है कि यह जाति आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। तो जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तो उसमें वर्ण व्यवस्था क्या जाति आधारित थी? नहीं थी। तो कैसी थी? कर्म आधारित थी। याद रखिएगा, जो जिस प्रकार का कर्म करता था वो उसी वर्ण में माना जाता था। तो यह जाति आधारित नहीं थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।